नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। आज हम सफर पर निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ। अमूमन चुनावों में सभाएं होती हैं और सभाओं में कार से लेकर हेलीकॉप्टर तक की यात्राएं लीडर्स करते हैं। समय को बचाने के लिए स्वाभाविक तौर पर तमाम प्रमुख पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं कवर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए नेताओं को भेजती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश की कमान सीपी जोशी संभाल रहे हैं, तो ऐसे में सीपी जोशी के साथ हमने आज सुबह से लेकर अब तक का वक्त बिताया। महत्वपूर्ण बात यह कि इनकी सुबह की दिनचर्या लगभग 5 साढ़े 5 बजे से शुरू हो जाती है और उसके बाद लोगों से मिलने जुलने के साथ अभी राजनीतिक रूप से हर एक सीट को लेकर फीडबैक लेना, लेकिन इसी के साथ अभी बजे हुए हैं लगभग 12 बजे और 12 बजे के आसपास ये रवाना हो गए हैं अपनी सभाओं के लिए। हम इनसे खास बातचीत करते हैं। बातचीत का सिलसिला हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक कि दूसरी सभा ना आ जाए। मैं इनसे संक्षेप में कुछ सवाल पूछता हूं। जोशी जी, अमूमन ऐसा होता है कि जिस वक्त आप जिस घर में पैदा हुए उस घर को अमूमन एक कहा जाता है ऐसा है कि राजपूत है, ब्राह्मण है, वैश्य है, ये संपन्न होते हैं। तो आपके परिवार में किस तरीके से संपन्नता रही? आपके फादर क्या करते थे? क्योंकि अमूमन ये बात आती है कि कृषक परिवार से हैं या फिर आप खेतीबाड़ी करते के अलावा कोई बिजनेस था या गवर्नमेंट सर्वेंट थे, क्या थे? देखिए, मैं सामान्य किसान परिवार से हूँ और उस परिवार से उठकर एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी में अनेक दायित्व दिए। पंचायत राज के भी अनेक चुनाव लड़ने का पार्टी ने मुझे मौका दिया और दो बार सांसद बनने का पार्टी ने मौका दिया और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ ये अपॉर्चुनिटी, ये कुछ संभव है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कि एक सामान्य परिवार का गांव में रहने वाला कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, ये और किसी पॉलिटिकल पार्टी में संभव नहीं लगता। आपने सोचा था क्या कि इस तरीके से, क्योंकि गांव में बचपन में हेलीकॉप्टर देखते हैं, मैंने खुद ने भी हेलीकॉप्टरों को जब छत पे हम सोया करते थे तो देखते थे चील गाड़ी जा रही है, हम भी बोलते थे। आपने सोचा था कि इस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए भी आप सफ़र करेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जब आप कार्यकर्ता बने थे, ऐसा सोचा था? देखिए, मैंने चूँकि एक सामान्य परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, लेकिन चूँकि पार्टी की जिम्मेदारी है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर जाना, तो इन साधनों का भी उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन सामान्यतः मैं सड़क मार्ग से ही पूरे प्रदेश में दौरे भी किए, प्रवास भी किए, लेकिन अब चूँकि समय कम है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर जाना है तो कहीं न कहीं इन साधनों का उपयोग भी हो रहा है। तो इनका उपयोग कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि रोज़ हम हेलीकॉप्टर या ऐसे वाहनों का उपयोग करके हम ऐसे वाहनों का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन चूँकि अधिकांश स्थानों पर कम समय में पहुंचना है तो पार्टी ने इन साधनों का उपयोग किया है। यहाँ पर एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरे प्रदेश की निगाहें थी क्योंकि रोड शो जयपुर में होना था और जयपुर से पूरे प्रदेश की सियासत घूमती है, राजनीति घूमती है। और जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप खड़े हुए, हालांकि उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर में साथ लिया, मंच पर अमूमन जब वो होते हैं तो वहाँ के स्थानीय लीडर को या दूसरे बड़े लीडर को, कोर टीम के लीडर को साथ लेते हैं, लेकिन कल जयपुर में आपको मौका मिला। किस तरीके का दृश्य था? विहंगम दृश्य था क्योंकि आपके ब्रह्मास्त्र नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी। कल का रोड शो वास्तव में हम देखें तो अद्भुत था, अविस्मरणीय था, अद्वितीय था। मेरे इस छोटे से राजनीतिक कालखंड में मैंने इतना जोश और इतना विश्वास किसी राजनेता के प्रति मैंने नहीं देखा और जिस प्रकार का उत्साह जनता में था वो देखते ही बनता था। इतने किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनता के उत्साह को देखकर प्रसन्न थे और वो 1.5 घंटे लोगों के साथ हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर, सैल्यूट कर वो अभिवादन करते रहे। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, माता बहनों का सबका अभिवादन स्वीकार करते रहे। जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाया जाता था। 2018 के चुनावों में गढ़ ढह गया। इस बार वो गढ़ फिर से मजबूत हो पाएगा या उसका पुनर्निर्माण हो पाएगा, ऐसी उम्मीद मानकर चलते हैं?
निश्चित रूप से गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी का था और अभी फिर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। 2018 के चुनाव में कुछ मिथ्या बातें, कुछ झूठी घोषणाएं, कुछ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जो लोग सत्ता में आए, अब उनका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण जयपुर की जनता ने झेला है, जिस प्रकार से विकास में भेदभाव जयपुर की जनता ने झेला है, जिस प्रकार से शासन और प्रशासन में भेदभाव वहाँ के लोगों ने देखा है, जिस प्रकार से त्योहारों में वहाँ की जनता ने भेदभाव झेला है, और जिस प्रकार से एक दलित का बेटा मर जाता है तो 2 लाख, बाकी और विशेष समुदाय से मर जाता है तो 50 लाख रुपया, ये जयपुर की जनता ने भी देखा है। और किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया, किस प्रकार से वहाँ पलायन हुआ, ये जयपुर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब जयपुर की जनता ने तय कर लिया है कि जयपुर में फिर से कमल खिलाना है, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनानी है। एक चीज यहाँ पर देखी गई, आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती रही है। अब एक दिन आपका रह गया है सिर्फ। हर कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री मोदी की सभा चाहता है, अपने जिले में चाहता है, अपनी विधानसभा क्षेत्र के पास चाहता है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की सभा मतलब जीत की गारंटी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, जो मैंने कहा था, गरीब का, महिला का, युवा का, बुजुर्ग का, किसान का, हर वर्ग का अटूट विश्वास मोदी जी में है। और यही कारण है कि हर क्षेत्र में सब लोग चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा हमारे क्षेत्र में हो। लेकिन चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत विशेष आशीर्वाद राजस्थान पे रहा है, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति मात्र जयपुर से, उनका उद्बोधन मात्र जयपुर से, चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका भाषण, उनकी कॉलिंग पूरे प्रदेश में जाती है। सीपी जोशी से महत्वपूर्ण सवाल ये कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ऐतिहासिक चीजें बताई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से पिछले वाले घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थी उन्हें लगभग पूरा किए जाने का वादा भी किया गया है कि वो लगभग पूरा किया गया है, और आगामी दिनों में नया घोषणा पत्र जो जारी हुआ है इस बार का, उसे भी ऐसे ही पूरा किया जाएगा। 7 गारंटियों वाली बात है। इन तमाम चीजों को लेकर फिर से हम एक सवाल प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से पूछते हैं। कांग्रेस की 7 गारंटियां और घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, पिछली बार की जो घोषणाएं हैं उनको लगभग सभी को पूरा करने का दावा है, और उसके अलावा नया घोषणा पत्र है, उसमें वाकई में बहुत लंबा चौड़ा घोषणा पत्र है। यदि उस पर गौर फरमाएं तो तारीफ तो आम आदमी करेगा। देखिए, कांग्रेस की गारंटी में अब जनता को विश्वास नहीं रहा। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार रिपीट होने की, उनका बेटा ही उनके दावे की पोल खोल रहा है। वो कह रहा मेरे पापा की सरकार रिपीट नहीं हो रही। जब बेटा ही विश्वास नहीं कर रहा है तो राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी? इन्होंने 2018 में वादा किया था किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, फेल हुए। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, फेल हुए। इन्होंने कहा नारी की सुरक्षा करेंगे, फेल हुए। इन्होंने कहा महंगाई को कम करेंगे, फेल हुए। तो अब राजस्थान कैसे विश्वास करेगा इनके ऊपर? अब जो चीज़ें लेके आए, आप देखिए, इन्होंने मोबाइल देने का वादा 4 साल पहले किया, 3 साल पहले किया। विधानसभा में घोषणा की कि हम 1,40,00,000 महिलाओं को मोबाइल देंगे। फिर निर्णय 40 लाख को देने का किया, दिया 17 लाख को, और जो बाकी बची उनको 15 अगस्त 2023 को अनाउंस किया कि हम सारी जो बची हुई माता बहनों उनको गारंटी कार्ड देंगे। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत साहब, कितने महिलाओं को, नारी शक्ति को, मातृशक्ति को आपने गारंटी कार्ड दिया? अगर आपकी गारंटी में विश्वास है तो आप किसी को मानते हैं तो आपको जनता के बीच में आके बताना चाहिए कि आपने कितनी महिलाओं को गारंटी कार्ड दिया है। लेकिन कई घोषणाएं ऐसी है जो काबिले तारीफ रही। हेल्थ वाली जो योजना है उसकी हर कोई तारीफ करता रहा, बिजली वाली राहत रही, कई चीजें ऐसी रही। सरकार बनने के साथ ही कई चीजें देना शुरू कर दिया था, ये बात भी तो है। आप बताएं, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना कब लेकर आए? अशोक गहलोत जी 2018 में मुख्यमंत्री बन गए तो क्या 8 महीने पहले ही, 7 महीने पहले ही इनको सिलेंडर पे 500 रुपये की छूट देना याद आया? और वो 500 में भी 300 रुपया मोदी सरकार दे रही है। 60 साल कांग्रेस की दिल्ली में सरकार रही, यहाँ इतनी बार अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। क्या उन उज्ज्वला के लाभार्थियों को, इनको याद नहीं आया कि हमें सब्सिडी देनी चाहिए?
जब लास्ट के 6-7 महीने में इनको याद आया कि हमारी धरती खिसक गई, तो 2 सिलेंडर आप चुनाव से पहले दे दोगे, उसमें भी 300 मोदी जी देंगे, 200 आप दोगे। अगर मोदी जी नहीं होते तो फ्री में उज्ज्वला का कनेक्शन मोदी जी ने दिया, आपने नहीं दिया। आप लोगों ने एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाते हो आप कानून व्यवस्था को लेके, लेकिन दूसरे राज्यों की स्थिति हमेशा गिनाई जाती है कि दूसरे राज्यों की स्थिति क्या है। भाजपा शासित राज्यों की भी गिनाई जाती है, आंकड़ों के आधार पर प्रत्युत्तर दिया जाता है, कांग्रेस के द्वारा शुरू से दिया जाता है, लेकिन लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। आप कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं। देखिए, कंफ्यूजन का सवाल नहीं, मैं खाली पेपर लीक की बात करूंगा, फिर मैं महिला दुष्कर्म पे आऊँगा, नारी शक्ति की सशक्तिकरण पे। पेपर लीक में हो सकता है कुछ छुटपुट घटनाएं और राज्यों में हुई हो, लेकिन आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा को किसने बनाया, किसने 2.25 करोड़ लिए? बोर्ड का चेयरमैन साफ रूप से कहता है कि इसकी डोर ऊपर तक है, मैं तो छोटा मोहरा हूं। सुरेश राका को गिरफ्तारी से किसने बचाया? सलमान खुर्शीद को वकील किसने बनवाया? गहलोत साहब आपके मित्र हैं सलमान खुर्शीद साहब। गोपाल केशव जो पूर्व मंत्री हैं गहलोत साहब की सरकार का, वो 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है आरपीएससी में पास कराते हुए। कलाम कोचिंग सेंटर से लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्कल, इन सब में सबके सरगना कोई है तो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के नेता हैं। तो बताएं आप कि पेपर लीक में सीधे रूप से राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने किया है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि शांति धारीवाल जो है उन्हें लेकर कि कांग्रेस की कोई न कोई कमजोरी उनके पास है कि उनको टिकट दे दिया गया। तो इस तरीके का जो बयान प्रधानमंत्री का था, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा बयान देना, इसका मतलब कोई न कुछ न तो है। क्या है माजरा? देखिए, कहीं न कहीं जहां वो हाईकमान को कहेगी ये क्या चीज़ है, मालिक तो अशोक गहलोत है, हाईकमान के ऊपर उंगली उठा दे तो इसका मतलब कुछ न कुछ इनके बड़े राज छुपे हुए हैं। और इसीलिए तमाम घटनाओं के बाद देखिए, महेश जोशी जी का टिकट काट दिया गया, धर्मेंद्र राठौड़ जी को टिकट नहीं दिया, लेकिन शांति धारीवाल जी को टिकट दिया। इसका मतलब सारे काले कारनामों का, सारे काले कामों का, सारे भ्रष्टाचारों का काली चिट्ठा शांति धारीवाल जी के पास है। इसीलिए कोई न कोई ऐसी बात है जिसके कारण पूरी कांग्रेस पार्टी झुककर शांति धारीवाल जी को टिकट देना पड़ा। एक इन चुनाव में कहा जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान और मारवाड़ दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए। क्या पूर्वी राजस्थान तो पिछली बार तो आप हार ही गए थे, इस बार क्या लगता है? चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे शेखावटी हो, चाहे ढूंढाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे वागड़ हो, चाहे कांठल हो, पूरे राजस्थान, चाहे हमारा मरुस्थल हो, अजय मेरू, हर क्षेत्र में भाजपा की लहर है और जनता ने मन बना लिया कि 2023 में कमल खिलाना है। आदरणीय मोदी जी की बात में विश्वास है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। यही विश्वास राजस्थान की जनता में कि हमें भाजपा के साथ जाना और मोदी जी के साथ जाना है। आपके कई दिग्गज तो फंसे पड़े हैं, वो प्रचार की कमान नहीं संभाल पाए दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में। हाँ, वसुंधरा राजे जरूर नजर आई, बाकी बहुत सारे लोग हैं उनके सामने। क्या कांग्रेस ने रणनीति ऐसी बनाई तो दूसरी तरफ आप लोगों ने भी डोटासरा को फंसाने की कोशिश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जहाँ जहाँ भी उनको जिम्मेदारी दी गई और वो सब लोग पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और मैं सोचता हूँ कि पार्टी के सीनियर लीडर से लेकर पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हर बूथ पर, हर विधानसभा में भाजपा को कमल खिलाने के लिए पूरी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बड़ी बात है, इस पूरे चुनाव में एक चीज देखी गई कि प्रधानमंत्री मोदी को आपने सर्वाधिक बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार आ रहे हैं और इतना समय मैंने कई चुनाव देखे, पिछले वाले चुनाव में भी इतनी सभाएं प्रधानमंत्री की नहीं हुई जो इस बार हुई है। दूसरे नंबर पर अमित शाह आते हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इन लीडर्स की आप सभाएं करवा रहे हैं, राष्ट्रीय नेताओं की। तो उसके क्या मायने क्या हैं? आखिरकार इतना कठिन चुनाव हो गया है क्या ये? नहीं, कोई कठिन चुनाव नहीं है, जनता की मांग है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ राजस्थान के नहीं, सिर्फ देश के नहीं, दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और उनकी सबसे अधिक मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस चुनाव में रही है। उसके बाद हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी,
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, तमाम हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, तमाम नेताओं की सभाएं लगातार पूरे प्रदेश में हो रही है और जनता का पूरा विश्वास, पूरा समर्थन उनको मिल रहा है। आखिर में एक दो सवाल और, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल आप रोड शो में लगातार रहे, आपने क्या महसूस किया, क्या चीज़ खास तौर पर देखी प्रधानमंत्री को लेकर? प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस तरीके से उनका मिजाज है, आप उनके पास लगातार रहे हैं, किस तरीके के व्यक्तित्व हैं? कोई देवी शक्ति है, देव पुरुष है, और मैं मानता हूँ कि जिस ऊर्जा जो ऊर्जा सुबह 9 बजे दिखाई देती है वही रात को 12 बजे उनके चेहरे पर दिखाई देती है। जो तेज है, मैं कोई बरसों के बाद, सदियों के बाद ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जिनका प्रभाव, जिनका आभा मंडल और जिनके प्रति विश्वास देश और प्रदेश की जनता का होता है। और मैंने बहुत करीब से देखा है, देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात की अनुपालना करते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में पहला राजनीतिक व्यक्ति देखा होगा जिनके प्रति देश की जनता का अटूट विश्वास, अटूट स्नेह आदरणीय मोदी जी के प्रति है। और वो जिस ऊर्जा के साथ सुबह दिखाई देते हैं वो ऊर्जा रात को 11-12 बजे भी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, उनके चेहरे पर वही तेज दिखाई देता है। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता को उनके साथ खड़े रहने का अवसर मिला। सीपी जी, आपको लेकर एक चीज़ आती है, हो सकता है आपको मेरा ये सवाल बड़ा अजीब लगे, अमूमन कई लोग बोलते हैं, बोले भाई इस बार टिकट वसुंधरा राजे के इतने, राजेंद्र राठौड़ के इतने, गजेंद्र सिंह शेखावत के इतने, सीपी जोशी के टिकट है ही नहीं या उनकी चली नहीं। इस तरीके की चर्चाएं क्यों कर देते हैं ये कार्यकर्ता या फिर आपके ही नेता कि बोले नहीं उनके टिकट नहीं मिले, इनमें तो इन लीडर्स के हैं। और मुख्यमंत्री के लिए जो चर्चाएं चलती है उनमें भी दूसरे नाम ज़्यादा आ जाते हैं, कई सांसदों के भी नाम आने लगे। देखिए, 200 ही टिकट भारतीय जनता पार्टी के हैं और सीपी जोशी के हैं, मान लीजिए। ये सारे टिकट भारतीय जनता किसी नेता के नहीं है। जहां जनता की मांग थी, जो सर्वे था, जो सब लोगों के बीच में सहमति बनी, उस आधार पर टिकट दिए जाते हैं, किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवादिता नहीं चलती, यहाँ संगठन सर्वोपरि और नीचे कार्यकर्ताओं का फीडबैक, उस आधार पर कार्यकर्ता को मौका मिलता है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मैं पिछले 9 महीने से जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने प्रयास किया कि सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेते हुए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को एक मुखी करके काम करना, और ईश्वर की कृपा से उसमें हम सफल भी रहे। और मुझे खुशी उस दिन होगी जब भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी, पहली माला सीपी जोशी पहनाएगा, उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी कि जिस ध्येय के लेकर जिस काम को लेकर हम सब लोग चले थे, एक साथ चले थे, उस काम में हमें सफलता मिली। आप कोटा और बूंदी दोनों का मिजाज अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ओम बिरला साहब जो हैं वो अब संवैधानिक पद पर हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों जिलों का, कोटा और बूंदी का, बीजेपी की बड़ी जीत होगी या फिर यहाँ पर बीजेपी मुसीबत में है? क्या लगता है आपको, पिछली बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे? वैसे तो 12 और झालावाड़ भी आ जाता है, लेकिन मैं 12 झालावाड़ की फिलहाल बात नहीं करूँ। देखिए, कोटा और बूंदी में सोचता हूँ आदरणीय ओम बिरला जी दूसरी बार सांसद है और अभी संवैधानिक पद पर आसीन है। वो सीधे रूप से राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके पद पर रहते हुए राजस्थान को जितना मिला वो अकल्पनीय है। गुलाब जी की कमी तो खलेगी आपको, मेवाड़ में थोड़ा बहुत तो खलेगी। हालांकि गुलाब जी जो हैं, उनके कार्यकर्ता जो उन्होंने तैयार किए हैं, वो अब पूरी राजनीति का ककारा उनसे सीखकर उसी पथ पर आगे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी तो खलती है। हम सब आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो लंबे समय तक मेवाड़ में काम किया है, पूरा जीवन वहाँ खपाया है, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेवाड़ से दिया कुमारी अब जयपुर में आ गई है, कभी मेवाड़ की लीडर बन गई थी वो सीधे सवाई माधोपुर से। अब मेवाड़ में इंतज़ार रहेगा आगामी दिनों में अब दिया कुमारी को लेकर, क्योंकि अब हार जीत के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर जीत जाती है तो फिर उनको मेवाड़ की लीडर माना जाएगा या फिर उनको जयपुर की लीडर? देखिए, मैं दिया कुमारी जी के लिए कहना चाहूँगा, इतने बड़े घराने के होने के बावजूद
जिस तरीके से उनका स्वभाव है, सरलता है, सौम्यता है, और वो डाउन टू अर्थ बिल्कुल कार्यकर्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। सीपी जोशी साहब से इस इंटरव्यू के दौरान एक आखिरी सवाल है कि आखिरकार शेखावाटी क्या कह रहा है। शेखावाटी में हम आए हैं, भीड़ तो हमने देखी, अच्छी खासी भीड़ थी। शेखावाटी क्या इस बार इतिहास रचेगा? क्योंकि शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में काफी तकलीफ आती है भाजपा। ये जनता का अटूट विश्वास, समर्थन और प्यार जो दिख रहा है, उससे साफ लग रहा है कि शेखावाटी में इस बार परिवर्तन की लहर है और लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कि अब लूट और झूठ की सरकार की विदाई करनी है और डबल इंजन की सरकार लानी है। यहाँ पर पूरे शेखावाटी में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि पीसीसी के अध्यक्ष हैं। उन्हें गढ़ माना जाता है उसे कांग्रेस का। क्या आपको लगता है आप सफलता पाएंगे? एक दूसरी और भी कई सीटें हैं, पास की फतेहपुर की सीट भी है, वो मानते हैं कि वो उनका गढ़ है। देखिए, डोटासरा जी वहाँ अपनी सीट पे ही संघर्ष कर रहे हैं, और सिर्फ लक्ष्मणगढ़ ही नहीं, मैं सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों जिलों की शेखावाटी की बात करूं तो अब की बार शेखावाटी इतिहास रचेगा। तो सीपी जोशी ने खास बातचीत की है और ये पूरा सफ़र रहा है जयपुर से लेकर उदयपुर वाटी और उदयपुर वाटी से श्री माधोपुर तक का। उन्हें उम्मीद है कि इस बार शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान भी इतिहास रचेगा, और कारण सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी नीतियां और साथ में अमित शाह की रणनीति। कैमरा पर्सन तीरथ सिंह बुंदेल के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, श्री माधोपुर।